हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नीतीश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूँ। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक टीजीटी, पीजीटी, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही साथ यूजीसी एनटीए नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है। आज हम लोग पीजीटी साइकोलॉजी 2016 का पेपर जो है सॉल्व करेंगे, साइकोलॉजी का, जो कि 2016 में हुआ था। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कोड है PG13 है। बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 2 आवर्स का ये पेपर होता है और 425 मार्क्स टोटल, 425 नंबर का ये पेपर होता है आपका, और हर एक क्वेश्चन 3.4 मार्क्स का होता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। दरअसल पेपर में टोटल 125 क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया, तो एक साथ इसको डिस्कस कर पाना मुश्किल होगा। तो हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे। जैसे आज हम लोग 26 क्वेश्चन को इसको डिस्कस कर लेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ, मनोविश्लेषण सिद्धांत में इस प्रकार की विकृति का वर्णन है जो अत्यधिक आधिकारिक सुपर ईगो का परिणाम है। ठीक है, यानी देखिए ये पेपर जो है दोनों मोड में है, इंग्लिश और हिंदी। तो जिसको जो सूटेबल लगे उसको वो देख सकता है। जैसा कि इन साइको एनालिटिक थ्योरी दिस डिसऑर्डर इज डिस्क्राइब्ड एज रिजल्टिंग फ्रॉम एन ओवरलाइट डिमांडिंग सुपर ईगो। यानी कि ये कह रहा है कि जब सुपर ईगो हावी हो जाता है पर्सनैलिटी पर या किसी मनुष्य पर, तो उसकी वजह से कौन सा डिसीज़ या कह सकते हैं कौन सा डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए देखिए है व्यग्रता यानी एंजाइटी है, दूसरा है बाइपोलर, तीसरा है पैनिक, चौथा है डिप्रेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा डिप्रेशन होगा। देखिए जो सुपर ईगो है, आपको ये पता होगा ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। ये कॉन्सेप्ट दिया है आपका सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने 3 चीज़ें बताई थी मनुष्य के अंदर: इड, ईगो, सुपर ईगो। इड क्या था? इड इन्होंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ प्लीजर पे काम करता है। ईगो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, वास्तविकता के सिद्धांत पर। और सुपर ईगो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, यानी कि नैतिकता के सिद्धांत पर काम करता है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया था कि जब इन तीनों में अनबैलेंस हो जाता है, जब ये असंतुलन की अवस्था में ये आ जाते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो, तो पर्सनैलिटी जो है मैल एडजस्टेड हो जाती है और एक इनर कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है इंसान के अंदर, जिसकी वजह से जो है कि प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो यहाँ पर सुपर ईगो की बात किया जा रहा है। जब सुपर ईगो आपका हावी होगा आपके ऊपर, तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी पे काम करता है। तो ये ईगो और इड को आदेश देता रहता है। डायरेक्ट ईगो को आदेश नहीं देता है, लेकिन इनडायरेक्टली वो गवर्न करता है कि कोई भी काम इमोरल ना करे ह्यूमन। ठीक है, तो पहले का आंसर जो है डिप्रेशन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, भय इस प्रकार के विकार का प्रमुख लक्षण है। अब भय क्या है? देखिए, इन दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर फियर्स आर प्रिंसिपल साइंस। पहला है व्यामोह विकृति, यानी कि पेरोनिया डिसऑर्डर। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, दूसरा है डिप्रेशन, तीसरा है एंजाइटी डिसऑर्डर, चौथा है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो देखिए भय क्या है? भय एक एंजाइटी डिसऑर्डर का टाइप है। जो एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है? देखिए एंजाइटी डिसऑर्डर जो होते हैं 6 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है आपका फोबिक का मतलब होता है भय, फोबिक डिसऑर्डर। दूसरा है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, GAD। तीसरा आपका टाइप होता है पैनिक डिसऑर्डर। चौथा है ऑब्सेसिव एक्यूट डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर। चौथा आपका होता है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, और लास्ट है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये जो है कि एंजाइटी डिसऑर्डर के टाइप्स हैं। तो यहाँ पर आपका जो पूछा गया है, भय इस प्रकार के विकार का प्रमुख लक्षण है। तो भय जो है आपका, भय ये एंजाइटी डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है, जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर के 6 टाइप्स हैं, जिसमें से पहला है फोबिया डिसऑर्डर। फोबिया का मतलब क्या होता है? भय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो गौड़ समूह का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? कार्यदक्षता, एफिशिएंसी, लॉयल्टी, कल्चरल इंटरेस्ट या कोल्ड वर्ल्ड। तो देखिए जो बेसिकली 2 ग्रुप्स होते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी ग्रुप्स, जिससे हम डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रुप्स, यानी गौड़ समूह जिसे हम बोलते हैं, द्वितीय समूह, जिससे हम डायरेक्टली कनेक्ट ना होकर के इनडायरेक्टली उससे जुड़े होते हैं।
तो जब हम किसी भी ग्रुप से इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं तो वो हमारा कहलाता है कोल्ड वर्ल्ड, यानी उदासीन संसार। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो है कोल्ड वर्ल्ड माफ़ कीजिएगा, सेकेंडरी ग्रुप जो है किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, कोल्ड वर्ल्ड का, उदासीन संसार का। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, परीक्षण प्रशासन में स्व परिपूरित भविष्य कथन का प्रभाव क्या दर्शाता है, यानी कि व्हाट इज इंडिकेटेड बाय सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इफेक्ट इन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। पहला ऑप्शन है टेस्टीज एक्सपेक्टेशंस, यानी परीक्षार्थी की प्रत्याशाएं दर्शाता है, या फिर आपका परीक्षक की प्रत्याशाएं दिखाता है, बी ऑप्शन है, या फिर आपका सी ऑप्शन है परीक्षण परिस्थिति की मांगें, या फिर परीक्षण परिस्थिति की प्रत्याशाएं। तो ये जो परीक्षण प्रशासन में स्व परिपूरित भविष्य कथन है, ये आपका परीक्षण की प्रत्याशाओं को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा टेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा टेस्टर्स एक्सपेक्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेदनों का आकलन करने के लिए यह पद्धति मनोविज्ञान की सहायता लेती है, यानी कि दिस मेथड टेक्स द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी फॉर इवेल्युएटिंग एप्लीकेशंस, यानी कि जब आपको एप्लीकेशंस या किसी सिलेक्शन के लिए, जॉब सिलेक्शन के लिए आपको इवेल्युएट करना है कैंडिडेट्स को, तो उसके लिए कौन सा मेथड जो यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन है क्लिनिकल वेटेड टेस्टिंग इंटरव्यू। देखिए बहुत से लोगों को लगेगा इंटरव्यू, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर मनोविज्ञान लिखा है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आवेदनों का आकलन करने के लिए यह पद्धति मनोविज्ञान की सहायता लेती है। तो ये जो है नैदानिक पद्धति है। ठीक है, क्लिनिकल मेथड यूज़ किया जाता है। जो क्लिनिकल मेथड होता है ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इससे जो है एक तरीके का ओवरऑल इवेल्युएशन हो जाता है कैंडिडेट का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है नैदानिक, ये ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठा, चयन की इस प्रक्रिया में सामान्य स्तर के कार्मिक रोजगार परीक्षण एवं साक्षात्कार करते हैं, यानी कि इन दिस मेथड ऑफ सिलेक्शन द एम्प्लॉयज ऑफ द सेम लेवल एडमिनिस्टर द एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यूज़। कौन सा है, पहला ऑप्शन है 360 डिग्री सिलेक्शन प्रोग्राम, सेकंड है लर्निंग, तीसरा है सिलेक्शन बाय इन्विटेशन या सिलेक्शन बाय इंटरव्यू, फोर्थ ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका 360 डिग्री चयन कार्यक्रम होगा। ठीक है, चयन की इस प्रक्रिया में, यानी कि इस प्रक्रिया में जो 360 डिग्री सिलेक्शन प्रोग्राम होता है उसमें एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू ये सारे सम्मिलित कर लिए जाते हैं और ओवरऑल टेस्टिंग हो जाती है कैंडिडेट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सातवां है, प्रतिबल बीमारी संबंध को निम्नांकित के संदर्भ में सर्वोत्तम तरीके से समझा जा सकता है, यानी कि कह रहा है स्ट्रेस इलनेस रिलेशनशिप कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड विद रेफरेंस टू, यानी कि जो स्ट्रेस इलनेस है इसके रिलेशनशिप को आप कैसे कितने अच्छे से समझ सकते हैं, किसके द्वारा। तो पहला है साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स के द्वारा, सोशल वेरिएबल्स के द्वारा, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स के द्वारा, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए स्ट्रेस और इलनेस इसके जो फैक्टर्स हैं, आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, जनरल टर्म में इसको देखेंगे तो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे साइकोलॉजिकल में जैसे मान लीजिए आपको कोई मेंटल स्ट्रेस है या इमोशंस है या कॉग्निशन है, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल में आ जाएंगी। सोशल वेरिएबल्स की बात करें तो सोशल वेरिएबल्स क्या है, सामाजिक कारक, जैसे आपका जो पीयर ग्रुप है या आपका जो समाज में जो आपकी पोजीशन है, जो आपका रुतबा है, जो आपका लेवल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा है एनवायरमेंटल ऑफ वेरिएबल्स, यानी वातावरणीय परिवर्तन, यानी कि ये तीनों चीज़ें जो हैं तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, स्ट्रेसनेस इलनेस रिलेशनशिप को समझने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कार्मिक के खंडयुक्त कार्य उद्योगों में क्षमताओं की अनुपयोगिता का कारण है, यानी ये कथन है, ये किस प्रतिमान को अवलंबन देता है, यानी कि ध्यान से इसको पढ़िए तो समझ में आएगा। फ्रेगमेंटेशन इन एम्प्लॉयज़ जॉब इन द इंडस्ट्री कॉजेज, यानी खंडयुक्त यानी किसी भी कार्य को कॉन्टिन्यूअस न कर पाना, टुकड़ों में करना, है ना, उद्योगों में क्षमताओं की अनुपयोगिता का कारण है। तो ये क्षमताओं की अनुपयोगिता का क्या कारण है, यानी कि इसमें क्या है, रेशनल मैन इन इंडस्ट्री, इकोनॉमिक मैन इन इंडस्ट्री, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड मैन इन इंडस्ट्री, या चौथा है सोशल मैन इन इंडस्ट्री। तो इसका जो सी ऑप्शन है, उद्योग में स्व यथार्थकृत व्यक्ति, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइज्ड मैन इन इंडस्ट्री, जब ये इस कथन को इंडिकेट कर रहा है कि मतलब जो पर्सन जो है सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होगा, यानी आत्मबोध या आत्मसिद्ध होगा, वो कार्मिक के खंडयुक्त कार्य उद्योगों में क्षमताओं की अनुपयोगिता का कारण है, इसको ये डिनोट करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 9वां क्वेश्चन है, प्रेरणा की प्रत्याशा सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया, यानी कि हु फ्रेम्ड द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो है किसने दिया है, वो दिया है व्रूम ने, ठीक है, व्रूम ने। इसमें जो 4 ऑप्शन है, मैस्लो है, व्रूम है, हर्जबर्ग है और मैकग्रेगर है, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है वो है व्रूम ने। इन्होंने जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी थी 1964 में, इस थ्योरी को इन्होंने प्रतिपादित किया था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, व्रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह परीक्षण एक औजार है जो श्वास क्रिया, रक्त दबाव एवं नाड़ी में होने वाले परिवर्तन को प्रमाणित करता है, यानी कि दिस टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स चेंज इन ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर एंड पल्सेस, कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट, ऑनेस्टी टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट या इंक ब्लॉट टेस्ट। तो जो आपका पॉलीग्राफ टेस्ट है ऑप्शन नंबर सी, ये जो है आपका रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर, नाड़ी में होने वाले परिवर्तन और श्वास क्रिया का प्रमाणित करता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। 11वें क्वेश्चन की बात करें तो निर्देशन का डिप्लोमा पाठ्यक्रम कहाँ पर होता है, तो देखिए ऑप्शन है सेंट्रल वोकेशनल गाइडेंस एंड ब्यूरो, दूसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तीसरा है NCERT और डी है स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो NCERT की एक यूनिट है साइकोलॉजी की, वहाँ पर ये सारे कोर्सेस जो हैं कराए जाते हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति की चिरस्थायी विशेषता क्या है जो उसे दूसरों से अलग करता है, यानी कि आत्मसम्मान है, पराक्रम है, अहम है, शील गुण है। तो आपने पर्सनैलिटी की बहुत सी थ्योरीज पढ़ी हैं, आपको पता भी होगा कि जो ट्रेट है, जो सील गुण है, अब सील गुण किसी का भी हो सकता है, संतोष का, क्रोध का, खुशी का, है ना, ईर्ष्या का। तो जैसे आप सामने वाले इंसान को जब देखते हैं तो आप उसके चेहरे के हाव भाव से, उसके बातचीत से, व्यवहार से आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो बहुत घमंडी इंसान है या बहुत अच्छा इंसान है, दूसरों की मदद करने वाला है, ये सारी चीज़ें हमारे मन में आ जाती हैं। तो ये ही क्या कहलाता है, ये ट्रेट कहलाते हैं, ये शील गुण कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है, शील गुण, यानी कि व्यक्ति की चिरस्थायी विशेषता क्या है जो उसे दूसरों से अलग करता है, वो शील गुण है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अतीत को याद करना किस प्रकार की स्मृति में पाया जाता है, तो देखिए ऑप्शन है एपिसोडिक मेमोरी, सेमेंटिक, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। देखिए जो एपिसोडिक मेमोरी होती है, एपिसोड, जैसे आप कोई भी चैनल देखते होंगे, प्रोग्राम देखते होंगे तो उस पर लिख के आता है एपिसोड 12, एपिसोड 13, यानी कि आपने पिछला भाग जो देखा उसके आगे का भाग। तो जब अतीत को याद करना है, जैसे 10 दिन पहले आपके साथ कोई इवेंट हुआ, कोई अच्छी बात हो गई या कोई बुरी बात हो गई, तो आप उसको याद करते हैं। तो आप उसको मस्तिष्क में कैसे याद कर लेते हैं, ये जो है आपका एपिसोडिक मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। बाकी सेमेंटिक मेमोरी जो है ये केवल शाब्दिक अर्थ के लिए यूज़ होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने के लिए, और शॉर्ट टर्म मेमोरी डेली टू डेली यूज़ के लिए। तो अतीत को याद करना किस प्रकार की स्मृति में पाया जाएगा, प्रासंगिक मेमोरी में, एपिसोडिक मेमोरी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। 14th क्वेश्चन है, किस प्रकार की आत्मसंकल्पना उन प्रत्यक्षणों से बनी है जो व्यक्ति के बनने को इच्छाओं में सन्निहित है, यानी कि विच सेल्फ कॉन्सेप्ट इज मेड अप ऑफ परसेप्शन इन्वॉल्व इन एस्पिरेशन ऑफ पर्सन टू बी। यानी कि आप देखिए हर व्यक्ति हमेशा क्या आइडियलिस्टिक सोच रखता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, अस्थायी आत्मसंकल्पना, दूसरा है आदर्श आत्मसंकल्पना, सामाजिक आत्मसंकल्पना और मूलभूत। कोई भी व्यक्ति कैसा बनना चाहता है, वो किसी न किसी को एक आइडियल पर्सन बना लेता है, कोई आइडियल गोल बना लेता है, कोई आइडियल लक्ष्य टारगेट बना लेता है। तो इसमें ये लिखा है कि जो किसी भी इंसान को जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, यानी विच सेल्फ कॉन्सेप्ट इज मेड अप ऑफ परसेप्शन इन्वॉल्व इन एस्पिरेशन पर्सन टू बी, यानी आप जैसा बनना चाहते हैं वो आपके लिए कोई आइडियल होता है, कोई आदर्श होता है। तो वो क्या है, आदर्श आत्मसंकल्पना, इस प्रकार की संकल्पना होती है, ठीक है। यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, ये आदर्श आत्मसंकल्पना का एक उदाहरण है, यानी 14वें का बी। नेक्स्ट है आपका 15वां क्वेश्चन, अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का प्रयुक्त उपक्रम इस प्रकार है। अब देखिए ये अनुबंधन, सबसे पहले तो आपने सुना होगा क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि किसके द्वारा दी गई है, क्लासिकल कंडीशनिंग IP पेवलोव ने दी है, ठीक है। इन्होंने बताया है शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में कि कैसे कंडीशनिंग के द्वारा व्यवहार को, अधिगम को सीखा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया था, आपको पता होगा कि कंडीशन स्टिमुलस इन्होंने जो यूज़ किया था, अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो बेल थी, घंटी थी,
अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था? भोजन था। और अनकंडीशनल रिस्पांस क्या था? सलाइवा, जो डॉगी का लार था वो सलाइवा जो था अनकंडीशनल स्टिमुलस था। तो अनुबंधन होने के लिए यानी कंडीशनिंग होने के लिए जो सेगमेंट है, जो प्रोसेस है, क्या होना चाहिए? अनुबंधन के लिए सबसे पहले देखिए आपको देना होगा, आपके ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो है आपका देखिए पहला है US UR CR, यानी कि पहले अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया जाए, फिर दूसरा है CS CR UR, तीसरा है CS US UR, चौथा है UR US CS। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ, CS होगा। यानी पहले अनुबंधन के लिए सबसे पहले कंडीशन स्टिमुलस देना होता है। कंडीशन स्टिमुलस यानी कि पेवलोव ने, आपको याद होगा, सबसे पहले बेल बजाई थी। ठीक है, उसके बाद US अनकंडीशनल स्टिमुलस ला के दिया, यानी कि बेल बजने के तुरंत बाद डॉगी को फूड ला के दे दिया, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, उसके बाद कुत्ते ने उसके रिस्पांस में क्या किया? अनकंडीशनल रिस्पांस, यानी कि सलाइवा का सेक्रेशन होने लगा। तो जो सही क्रम है ये ऑप्शन नंबर सी है, पहले CS दिया जाता है, CS के बाद US, फिर UR। ठीक है, तो ये कंडीशनिंग होने के लिए ये उपयुक्त क्रम इस प्रकार है। उपयुक्त क्रम की बात किया जा रहा है, ना कि यूनिवर्सल। ठीक है, 16वां है, किस प्रयोग में दृष्टि अवधान में उतार चढ़ाव का अध्ययन किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो देखिए क्या है, विच एक्सपेरिमेंट स्टडीज अबाउट द फ्लक्चुएशन ऑफ विजुअल अटेंशन। तो ये जो पार्ट है अटेंशन चैप्टर के अंतर्गत आता है। एक प्रयोग है मेंशन डिस्क का, ये इसके द्वारा जो है आपका दृष्टि का अवधान यानी विजुअल अटेंशन में क्या है आपका उतार चढ़ाव का अध्ययन किया जाता है, यानी मेंशंस डिस्क, ये याद रखिएगा, मेंशंस डिस्क इसका आंसर है। अब देखिए पेवलोव देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। अभी एक क्वेश्चन इनका यहाँ पूछा गया और सेकंड 17 क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया गया। किस मनोवैज्ञानिक ने प्राचीन अनुबंधन का प्रतिपादन किया है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी, प्राचीन अनुबंधन किसने दिया है? क्लासिकल कंडीशनिंग पेवलोव ने, IP पेवलोव ने। ऑप्शन है वाटसन है, वाटसन तो व्यवहारवाद के हैं, स्किनर भी व्यवहारवाद से रिलेटेड है, कोहलर का आपको पता ही है। ठीक है, कोहलर का गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड है, और पेवलोव जो है क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड है। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्किनर के अनुसार निम्नांकित में से कौन इसके परिणामों के द्वारा निरूपित और निर्वाहित होता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू स्किनर इज शेप्ड एंड मेंटेन बाय इट्स सीक्वेंस। यानी कि स्किनर के अनुसार शेपिंग के द्वारा हम किन चीज़ों को सुधारते हैं, यानी स्टिमुलस को, कंडीशनिंग को, बिहेवियर को, या क्वेश्चनिंग को। तो आप अगर सिंपली जनरल टर्म में भी सोचेंगे तो स्किनर क्या है? व्यवहारवाद से रिलेटेड है, और उन्होंने व्यवहार के परिमार्जन में, व्यवहार के एक्विजिशन में, व्यवहार के शेपिंग और चेनिंग में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी स्किनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से परिणामों के द्वारा निरूपित और निर्वाहित होता है? व्यवहार, यानी कि व्यक्ति का व्यवहार इसके द्वारा चेंज होता है। इन्होंने चेनिंग, शेपिंग बहुत से मेथड बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि इसका आंसर क्या है? 18वें का C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां आपका, यह किस प्रकार के पुनर्बलन का उदाहरण है? छात्र को उसके प्रत्येक सही उत्तर पर प्रोत्साहन दिया जाए। देखिए प्रत्येक सही उत्तर पे, यानी पहला क्वेश्चन छात्र ने आंसर दे दिया तो फिर प्रोत्साहन दे दिया, मोटिवेट कर दिया, दूसरा दिया तो रिइंफोर्समेंट कर दिया, तीसरा दिया तो रिइंफोर्समेंट दे दिया। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस रिइंफोर्समेंट है, या पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है, या वेरिएबल है, या फिक्स्ड है। तो देखिए जब इसमें लिखा भी हुआ है क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा अपना सेंस यूज़ करेंगे, तो इसमें लिखा है कि यह छात्र को उसके प्रत्येक सही उत्तर पर प्रोत्साहन दिया जाए। प्रत्येक सही उत्तर का मतलब क्या है? उसको लगातार रिइंफोर्समेंट दिया जा रहा है। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या हुआ? उसे शाबाशी देना या कोई ऐसी चीज़ देना जो उसे पसंद हो। वेरिएबल रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या है? कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी 5 सेकंड में दे दिया, कभी 10 सेकंड बाद दे दिया, कभी 15 सेकंड बाद, कभी 30 सेकंड बाद। तो ये वेरिएबल आपका रिइंफोर्समेंट है। और फिक्स्ड रिइंफोर्समेंट क्या है? मान लीजिए बच्चा हर दूसरे आंसर पे बच्चे को जो है कि हमने रिइंफोर्स कर रहे हैं, तो ये फिक्स्ड है। यानी यहाँ लगातार की बात हो रही, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है? सतत पुनर्बलन का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि अ स्टूडेंट मे बी रिवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस रिइंफोर्समेंट। 20वां क्वेश्चन आपका है, उन समस्याओं का समाधान करने में कठिनाई आ सकती है जिनमें एक ही वस्तु का असामान्य तरीके से प्रयोग किया जाता है, ये क्या कहलाता है? यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम उन समस्याओं का समाधान करने में कठिनाई आ सकती है, जब एक ही वस्तु को हम लोग बार बार एक ही मेथड से किसी समस्या के लिए सॉल्व करते हैं, तो फिर क्या है कि कठिनाई क्या आती है? ये फंक्शनल फिक्सडनेस हो जाती है।
जो देखिए फंक्शनल फिक्स्डनेस होती है, कार्यपरक स्थिरता जो होती है वो वस्तु से किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। जैसे मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट आपको पता होगा, उसमें माचिस का डिब्बा वाला एक्सपेरिमेंट जो आपने देखा था, उसमें दो प्रयोज्य बनाए गए थे, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा नॉर्मल ग्रुप था। उसमें क्या है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जो है कि तीन माचिस के तीन डिब्बे दे दिए गए थे, और एक में कील, एक में जो है कि मोमबत्ती, और एक में तो कुछ चीज़ रखी गई थी, और दूसरे प्रयोज्यों को केवल बॉक्स अलग और सारी चीज़ें अलग कर दी गई थी। तो इन्होंने क्या है, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उन्होंने इसको एक पर्टिकुलर बॉक्स समझ लिया था और रखने की चीज़ समझ ली थी, कील और मोमबत्ती और इनको रखने की। तो ये फंक्शनल फिक्सनेस होता है कि मतलब किसी भी समस्या के समाधान के लिए आपने किसी भी कॉन्सेप्ट को फिक्स कर दिया है उससे रिलेटेड, यानी कि आप। और दूसरा जो ग्रुप था उसमें उन्होंने क्या किया, बॉक्स को और कील, मोमबत्ती, ये सारी चीज़ें जो थी उसको एक फिक्स नहीं समझा था, ठीक है, वो वेरिएबल था, उसको उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो है कि मोमबत्ती को टांगा दीवार पर। तो ये जो था ये कार्यात्मक स्थिरता का एग्जाम्पल है। पूरा एग्जाम्पल आप अच्छे से देख लीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर आगे हम बात करें तो कार्यात्मक स्थिरता, इसका जो सही आंसर क्या है, कार्यात्मक स्थिरता होगा। मानसिक विन्यास नहीं है, अप्रासंगिक सूचना नहीं है, अनावश्यक बाध्यताएं नहीं है, फंक्शनल फिक्सनेस इसका सही आंसर है। 21वां है, कोहलर के प्रयोग में प्रयुक्त बुद्धिमान चिंपैंजी का नाम क्या है। ये तो सबको पता होगा, सुल्तान नाम है उस चिंपैंजी का, सुल्तान नाम था, ठीक है। यानी कि कोहलर के प्रयोग में जो चिंपैंजी कोहलर ने यूज़ किया था वो सुल्तान नाम था उसका। ऑप्शन नंबर सी सही है। 22वां है आपका, अधिगम स्थानांतरण का यह कौन सा प्रकार है जहाँ एक परिस्थिति में प्राप्त अधिगम के सामान्य पक्षों अन्य परिस्थिति में प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन बनाने वाले ने बहुत ही चालाकी की है। ऑप्शन नंबर बी में लिखना चाहिए था जनरल, उसने क्या लिख दिया है, इसका सिनोनिम नॉन स्पेसिफिक, ताकि बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाएं, और सेम वही चीज़ इसमें हुई है। तो देखिए जब हम इसमें लिखा है, जब आप किसी अधिगम को एक परिस्थिति के अलावा अन्य परिस्थिति में भी उसको यूज़ करते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जनरलाइज, उसका सामान्यीकरण कर देते हैं उस अधिगम का। तो इसी को हम लोग कहते हैं सामान्यीकरण। तो ये सामान्यीकरण ऑप्शन में दे रखा है, नकारात्मक नहीं, नकारात्मक नहीं होगा, गैर विशिष्ट ये होगा, क्योंकि गैर विशिष्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं, सामान्य। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है, नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 23 क्या है, शारीरिक एवं भावनात्मक खतरों से बचाव उत्क्रम आवश्यकता सिद्धांत की किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि पूछा गया है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। तो प्रोटेक्शन, देखिए प्रोटेक्शन से ही समझ में क्या आ रहा, सुरक्षा, यानी कि प्रश्न से ही आंसर निकल गया, सुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि फिजियोलॉजिकल, सोशल और स्टीम, ये तीनों ऑप्शन नहीं है। जब भी प्रोटेक्शन की बात आएगी, खतरों से बचाव की बात आएगी, तो ये किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, सुरक्षा, सिक्योरिटी के अंतर्गत ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24वां, ये परीक्षण कुछ चारित्रिक प्रतिमानों को पहचानने के लिए अभिकल्पित किए जाते हैं। कौन सा, चारित्रिक का मतलब क्या है, कैरेक्टर की बात हो रही है, कैरेक्टर का मतलब क्या है, पर्सनैलिटी की बात हो रही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, पर्सनैलिटी, यानी कि एप्टीट्यूड नहीं, एबिलिटी नहीं, अचीवमेंट नहीं। आपके चारित्रिक प्रतिमानों को पहचानने के लिए किस परीक्षण की यूज़ की जाती है, व्यक्तित्व के लिए अंतर्गत, ठीक है, पर्सनैलिटी। 25वां क्वेश्चन है, पूर्व स्कूल बच्चों के लिए बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोन्स हैं, स्मिथ हैं, गारफिंडल एंड थॉर्नडाइक और सैंडबर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वो गार्डिफल एवं थॉर्नडाइक ने जो है पूर्व स्कूल बच्चों के लिए बुद्धि परीक्षण का विकास किया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है 26वां, किसका कहना है कि बुद्धि एक समायोजित प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता एवं परिवेश में क्रिया सन्निहित है। यानी कि ये आपको ऑप्शन है, ब्रूनर है, प्याजे है, बिने है, वर्नॉन है। तो देखिए ब्रूनर तो नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है, ये लैंग्वेज पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है और सोशल इंटरेक्शन पे ज़्यादा जोर दिया है। प्याजे ने क्या कहा है, बच्चा जब जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है, अब वैसे वैसे क्या है कि उसका कॉग्निशन बढ़ता जाता है। तो इसमें कहा है कि बुद्धि एक समायोजित प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता एवं परिवेश, यानी कि प्याजे का कहना है कि मैच्योरेशन इनटू लर्निंग, यानी अधिगम, ये क्या है, एक फंक्शन है किसका, बुद्धि का।
तो ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है 26वें का बी, ये प्याजे होगा, क्योंकि ये कहते हैं कि बालक जो है जैविक परिपक्वता और परिवेश में क्रिया प्रतिक्रिया में सन्निहित होता है। उसकी बुद्धि जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट समय के अनुसार मैच्योरेशन के अनुसार होता चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही आंसर है। तो आज हम 26 क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। और अगर आप लोग यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ सारे अपडेट्स जानना चाहते हैं, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।